हेलो एंड वेलकम टू राम अकेडमी। कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3 एमपीपीएससी के लिए। यूनिट 3 है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हमने पढ़ लिया था एल नीनो और वॉकर सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट जो था एल नीनो का और वॉकर सेल का वो तो खत्म हो गया है, लेकिन एक छोटा टॉपिक और बचता है जिसे कहते हैं ला नीना। बिल्कुल जुड़ते हुए नाम है अल नीनो और ला नीना। तो पहला सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि लानीना क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं लालीना और कुछ भी नहीं, अल नीनो का ही उल्टा है। ये अल नीनो की विपरीत परिस्थिति है। ये अल नीनो की विपरीत परिस्थिति है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि अल नीनो में बारिश कम होती है, मतलब इसमें बारिश ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर अल नीनो में बारिश कम होती है तो इसमें बारिश ज्यादा होगी। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन बातें हमको याद रखनी है लालीना के संदर्भ में। पहली बात ये, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक वॉकर सेल होता है, वॉकर चक्र होता है, और फिर वही वॉकर जो चक्र है वो जब उल्टा हो जाता है, विपरीत दिशा में घूम जाता है, तो हम उसे अल्लीनो कह देते हैं। रिवर्सल ऑफ वॉकर सेल इज अल्लीनो। और अगर हम आपसे कहें कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ वॉकर सेल, स्ट्रेंथनिंग ऑफ वॉकर सेल, इसे कहा जाता है लालीना। तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल यही सही होगा कि अगर वॉकर चक्र आम घटना से ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो भारत में बाढ़ आ जाएगी, और यदि वॉकर जो चक्र है वो आम घटना से पूरा ही पलट जाएगा तो अल्लीनो आ जाएगा, भारत सूख जाएगा। और यही है अल्लीनो और लालीना। बस एक बात याद रखें कि जिस साल लालीना आता है उस साल भारत में सर्दियां या जो विंटर सीजन है वो अच्छा रहता है। जिस साल भारत में लालीना आएगा उस साल सर्दियां, शीत ऋतु ज्यादा होगी, बेहतर होगी। और यदि अल्लीनो आता है तो उस साल भारत में गर्मी बहुत ज्यादा होगी। तो परसों की खबर क्या थी कि इस साल जून में दस्तक दे सकता है अल्लीनो, गर्मी से झुलसेगा मध्य भारत। इसका मतलब इस साल गर्मी बहुत पड़ने वाली है क्योंकि इस साल अल्लीनो की घटना होने वाली है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक अल्लीनो, लालीना, दक्षिणी दोलन और इंडियन ओशन डाइपोल। हम पहले ही देख चुके हैं। अभी मैं एक बार चेक कर लूंगा, अगर नहीं देखा होगा तो इंडियन ओशन डाइपोल मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। आज टॉपिक हम चालू करने जा रहे हैं, जो आज की क्लास का हमारा विषय है वो है भारत में वनस्पति। पहले एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि जंगल और वनस्पति में क्या फर्क होता है। हम कहते हैं शेर जंगल का राजा है। क्या जंगल में सही में शेर रहता है या जंगल में टाइगर रहता है? कि शेर तो घास के मैदानों में रहता है, जो गिर घास के मैदान है, जो सवाना घास के मैदान है अफ्रीका में, मतलब शेर घास के मैदान का राजा है। बेटा कहावतें बनती रहती हैं, लेकिन आज हमको ये समझना है कि एक जंगल, फॉरेस्ट में और एक वेजिटेशन, वनस्पति में क्या फर्क होता है। पहले तो ये जानेंगे और फिर हम ये जानेंगे कि असल में जो वनस्पति होती है, प्राकृतिक वनस्पति होती है, वो कहाँ पर कैसी लगेगी, भारत में कहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाएगी। इस चीज का विश्लेषण आज हम देखेंगे और फिर देखेंगे कि पेपर में किस प्रकार के सवाल आते हैं। एक डायग्राम से पूरा वनस्पति खत्म कर देंगे। लोग 10-10 क्लासें पढ़ाते रह जाते हैं, इतना है ही नहीं इसमें कुछ। ठीक है, अगर आपने मॉनसून पढ़ा है, बहुत इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, फॉरेस्ट जिसे हम वन या फिर जंगल भी कहते हैं, और दूसरा वेजिटेशन,
जिसे हिंदी में वनस्पति कहते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क इतना है कि फॉरेस्ट एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। फॉरेस्ट एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। यह एक आर्थिक धारणा है। और जो वनस्पति होता है, इट इज अ नेचुरल कंसेप्ट। यह एक प्राकृतिक धारणा है। दूसरी बात, जंगल मैनमेड भी हो सकता है, इंसान के द्वारा बनाया गया भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके घर के पीछे एक जमीन खरीद ली 1 एकड़ की, और वहां पे मैंने सागौन के पेड़ लगा दिए, तो आप क्या बोलोगे? मेरे घर के पीछे सागौन का जंगल है। लेकिन वो किसी भगवान ने थोड़ी बनाया है, वो तो मैंने बनाया है। इसका मतलब जंगल इंसान के द्वारा भी बनाया जा सकता है, और या फिर जंगल नेचुरल भी हो सकता है। जंगल नेचुरल भी हो सकता है। पुष्पा पिक्चर देखिए। पुष्पा पिक्चर में वो शेषाचलम के जंगलों में लाल चंदन, रेड सैंडलवुड की तस्करी के लिए जाता है। हमने ये नहीं कहा कि वो शेषाचलम की वनस्पति की तस्करी के लिए जाता है, तो फिर वो बीड़ी बेचता रह जाता बेटा। वो शेषाचलम के लाल चंदन की तस्करी के लिए जाता है, क्योंकि वो जंगल लाल चंदन का जंगल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे और पेड़ नहीं मिलते या अलग प्रकार के पेड़ नहीं मिलते। जब हम बात करते हैं वनस्पति की, तो ये केवल और केवल नेचुरल हो सकती है। इट इज ओनली नेचुरल। केवल प्राकृतिक होती है वनस्पति, इसमें इंसान का हस्तक्षेप नहीं होता। तीसरी बात, वनस्पति मिक्स ऑफ वेरियस स्पीशीज होती है। इसका मतलब विभिन्न प्रजातियां, विविध प्रजातियां वनस्पति में हमको देखने को मिलती हैं। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। आप एक इलाके में घूमने गए और आपने एक जमीन का टुकड़ा देखा जहां पर एक पेड़ लगा हुआ है। यह आम का पेड़ है। उसके बाजू में यहाँ पर कुछ पौधे लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ घास और झाड़ियाँ लगी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर कुछ अलग प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, और फिर बहुत दूर के बाद आपको एक और कोई पेड़ दिख रहा है, और इसके बाजू से फिर एक छोटा पेड़ भी दिख रहा है। अब आप इसमें क्या पैटर्न निकालोगे? कोई पैटर्न है ही नहीं। एक एरिया है, कहीं पेड़ है, कहीं घास, कहीं झाड़ियां, कहीं बेल, सब मिक्स चलता है। ये वनस्पति है। लेकिन जंगल, सपोज कीजिए ये एक सागौन का पेड़ है, फिर थोड़ा कुछ घास और झाड़ी बहुत कम स्पेस में है, फिर एक सागौन का पेड़ है, फिर कुछ घास झाड़ी यहाँ पे, फिर एक सागौन का पेड़ है, फिर कुछ घास झाड़ी, और फिर एक सागौन का पेड़ है। अब मुझे कंफर्म बेटा कि ये टीक फॉरेस्ट है, ये सागौन का जंगल है। कैसे पता किया मैंने ये सागौन का जंगल है? क्योंकि यहाँ पेड़ों के बीच में इंटर ट्री स्पेस, दो पेड़ों के बीच की दूरी लगभग एक समान सी रहती है। मतलब हर 2 कदम पे तुमको जब एक पेड़ मिले तो समझ लेना तुम जंगल में हो। इसीलिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न वनस्पति नहीं है। लास्ट बात, अगर मैं तुम्हें किसी एरिया में बता दूं कि यहाँ इतनी बारिश होती है, यहाँ की मिट्टी ऐसी है, और यहाँ पे हवा में इतनी नमी है, और यहाँ का तापमान इतना रहता है, ये 4 बातें अगर मैं तुम्हें बता दूं, तो क्या तुम उस एरिया की कौन सी जानकारी मुझे दे पाओगे? वनस्पति की जानकारी कि जंगल की जानकारी? हमारा आंसर होगा वनस्पति की जानकारी दे पाएंगे।
इस एरिया की बारिश, तापमान, मिट्टी, ऊंचाई, ये जानकर आप ये नहीं बता सकते बेटा वहां जंगल कैसा होगा, वहां वनस्पति कैसी होगी, ये बता सकते हो। वनस्पति प्राकृतिक होती है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। अब इस चैप्टर पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक ट्रिक दे रहा हूं, एक चीट कोड दे रहा हूं, और ये चीट कोड दुनिया के हर हिस्से में लागू होता है। क्या है ये चीट कोड, आओ देख लेते हैं। अगर किसी एरिया में, अगर किसी एरिया में 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश हो रही है, सोचो, मैं तो कुछ पढ़ाऊंगा नहीं आज, आपको ही सोचना है। अगर किसी एरिया में 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश है, अब हमारे इंडिया में जबलपुर में, एमपी में, कटनी में, भोपाल साइड 4 महीने की बारिश होती है, केवल मॉनसून में 4 महीने की। लेकिन अगर आप उन 4 महीनों में कोई नेशनल पार्क या इस एरिया में जाओगे घूमने, तो आप देखोगे यार चारों तरफ हरा भरा है, चारों तरफ ही ग्रीनरी है। बारिश के मौसम में तो नाली के किनारे भी इतनी हरियाली छा जाती है कि हमको लगता है यार बिल्कुल जंगलों में रहने आ गए। इमेजिन करो कोई एरिया जहां पे 200 से ज्यादा बारिश हो रही हो, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश, मतलब इतनी बारिश कि साल भर तक वो उन पेड़ों को हरा रख सकती है, इतनी बारिश है। एक तरीके से अपनी देसी भाषा में बोले तो कहते हैं ना कि एकदम छप्पर फाड़ के बारिश हो रही है, इतनी बारिश है यहाँ पे। अगर इतनी बारिश है बेटा, तो जंगल हमेशा हरा रहेगा कि कभी सूखेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, आप ही ने तो कहा इतनी बारिश हो रही है कि साल भर का पानी एक साथ गिर जाता है, मतलब साल भर पेड़ हरे रहेंगे। और अगर साल भर पेड़ हरे रहेंगे तो ऐसे जंगलों को हम कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऐसे जंगलों को हम कहते हैं सदाबहार वन। सदाबहार वन मतलब यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे जो साल भर हरे रहते हैं, साल भर। और ये उन्हीं जगहों पे पाए जाएंगे जहां बारिश बहुत ज्यादा होती होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो आता है, वो इन्हीं से लगे हुए इलाके होते हैं जहां थोड़ी कम बारिश होती है। लेट से मैंने कहा 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ऐसे जंगल जहां इतनी बारिश होती है, हम इसे कहते हैं कि यार तुम हमेशा तो हरे भरे नहीं रह सकते, लेकिन कम से कम 6-8 महीने तो हरे रहते ही होगे। तुम्हें मैं नाम दे देता हूं सेमी एवरग्रीन। सेमी एवरग्रीन हिंदी में इन्हें कहा जाता है अर्ध शुष्क वन। सेमी एवरग्रीन या फिर अर्ध शुष्क वन। अभी हम एक एक वन को और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना देख रहे हैं कि कितनी बारिश पे कैसा जंगल मिलेगा। तीसरा चीज, जो यदि बारिश 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच हो, इतनी बारिश हो। अब यहां पर मैं आप बच्चों का ध्यान खींचना चाहूंगा कि भारत में औसत वर्षा कितनी है। आया हुआ सवाल है पीएससी का, इसीलिए पूछ रहा हूं। भारत में औसत वर्षा है, एवरेज रेनफॉल भारत में है 118 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर भारत की औसत वर्षा है। क्या ये उसी रेंज में आता है? बिल्कुल यार, ये तो उसी रेंज में आ रहा है। और इसीलिए
इस एरिया में जो जंगल पाए जाएंगे वो जंगल भारत के सबसे प्रमुख जंगल होंगे, वो जंगल भारत के मेन जंगल होंगे। और यहाँ जो जंगल पाए जाते हैं बेटा, उन्हें कहा जाता है डेसिडियस फॉरेस्ट। आप सोच रहे होंगे ये इतने मुश्किल मुश्किल नाम क्यों आते हैं, स्कूल में भी पढ़ाए गए थे, कभी समझ में नहीं आए। कोई बात नहीं, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। नाम से समझो। पर्णपाती, ऐसे पेड़ जो अपने पर्ण अर्थात पत्तों का पात कर देते हैं, गिरा देते हैं। आम भाषा में बोले तो पतझड़ वाले पेड़ है ये। आम भाषा में बोला जाए ये पतझड़ वाले पेड़ हैं। ये वो पेड़ हैं जिनमें पतझड़ का मौसम आता है, जिन पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं। अब आप जरा अपने आसपास का एरिया देखिए, क्या आंवले के पेड़ की पत्तियां झड़ती हैं? जी हाँ। एक समय तो ऐसा आता है कि पूरा पेड़ नग्न हो जाता है और केवल आंवला ही लटका रहता है। क्या इमली के पेड़ की पत्तियां झड़ती हैं? जी हाँ। पूरा इमली के पेड़ की वो छोटी छोटी पत्तियां चारों समय पूरे टाइम गिरती ही रहती हैं। आप इस समय देखिए अशोक का पेड़, अगर आपके घर में सजावटी पेड़ लगे होंगे तो रोज सुबह झाड़ू वाला आके इतनी पत्तियां रोड में इकट्ठा करके चला जाता है, क्योंकि ये मौसम पतझड़ का मौसम है। शीत ऋतु के बाद, सर्दियों के बाद जो मौसम आता है वो पतझड़ का मौसम आ जाता है और पत्तियां गिरती हैं। तो पूरे भारत में लगभग यही वाला पेड़ पाया जाता है, पतझड़ का। और अभी हम ये भी देखेंगे जितने पेड़ आपने अपने आसपास देखे हैं, मैं बोलूंगा आम का पेड़ देखा है तुमने, बोले हाँ पतझड़ वाला है। क्या आपने अशोक का पेड़ देखा? बिल्कुल पतझड़ वाला है। क्या आपने बरगद का पेड़ देखा? बिल्कुल पतझड़ वाला है। क्या पीपल का पेड़ देखा? यही वाला है। क्या आपने तेंदू पत्ता देखा है? वो भी यही वाला है। क्या महुए का पेड़ देखा है? वो मम्मी लोग हर छठ में पूजा करती हैं तो महुआ लाती हैं, वो भी यही वाला है। तो जो जो पेड़ हमारे आसपास दिखता है वो आपको यही है। लेकिन मैं तुमसे पूछूंगा क्या तुमने आबनूस का पेड़ देखा है? तुम चुप जाओगे, ऐसा कोई पेड़ सुना ही नहीं हमने, मतलब वो इस वैरायटी का नहीं होगा। मैं पूछूंगा क्या तुमने महागनी का पेड़ देखा है? कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं कभी भाई साहब, इसका होगा नहीं, किसी और का होगा। तो जो हमारे आसपास दिखता है, अकौआ इनमें आ जाएगा। बेलपत्री चढ़ाते हैं शिव भगवान को, वो इसमें नहीं आएगी क्योंकि उसमें कांटे हैं। और यहीं से हमारा एक कंसेप्ट और निकलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो पर्णपाती वन है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, इसको डेसिडियस क्यों कहते हैं? अंग्रेजी माध्यम के बच्चों से पूछ रहा हूं। डेसिडियस का मतलब होता है ड्रॉप अ पार्ट ऑफ, ऐसे पेड़ जो अपने शरीर का एक भाग ड्रॉप कर देते हैं, गिरा देते हैं। बेटा पेड़ क्या गिरा सकता है? डंडी तो गिराएगा नहीं, जड़ें तो गिराएगा नहीं, तो पत्तियां ही गिरा सकता है। तो ऐसे पतझड़ वाले पेड़ों को डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। अब बेटा ये डेसिडियस फॉरेस्ट भी ना दो होते हैं। देखो कैसे दो होते हैं ये। एक होते हैं हमारे पास ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, हिंदी में बोलेंगे शुष्क पर्णपाती वन। नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा ये सूखे होंगे, मतलब इनकी पत्तियों में ना एक चिकनाहट नहीं मिलेगी। अगर आपने कभी बीड़ी का पत्ता देखा हो, ऊपर कैसा रफ सा रहता है, खुरदुरा खुरदुरा। कभी पत्तल में खाना खाया है? वो पत्ता कैसा रहता है? खुरदुरा खुरदुरा, उसमें चिकनाहट नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने कभी अशोक का पेड़ देखा हो, पान का पत्ता देखा हो, पान का पत्ता तो कितना चिकना पत्ता होता है, तो वो गीले वाले होंगे। तो एक होते हैं ड्राई डेसिडियस और एक होते हैं मॉइस्ट डेसिडियस। मॉइस्ट डेसिडियस आर्द्र पर्णपाती कहा जाता है, आर्द्र पर्णपाती कहा जाता है। कैसे याद रखेंगे बेटा? अगर 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही हो तो उस इलाके में सूखे पर्णपाती पाए जाएंगे। और यदि 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर बारिश हो रही हो तो उस एरिया में आर्द्र पर्णपाती
पाए जाएंगे, लेकिन भारत में मैक्सिमम जंगल जो पाया जाएगा वो यही वाला पाया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। यदि बारिश 75 सेंटीमीटर से भी कम हो जाए, मैं आपसे कह रहा हूं कि बारिश 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक होगी। अगर बारिश इतनी कम हो जाए तो यहां जो पेड़ मिलते हैं बेटा, उन पेड़ों का नाम हो जाता है थॉर्नी फॉरेस्ट, कटीले वन। ऐसे जंगलों को थॉर्नी फॉरेस्ट कहा जाता है, कटीले वन कहा जाता है। अब कुछ उदाहरण तुम्हें दूंगा और तुम मुझे बताना क्या ये तुमने देखे हैं कि नहीं। क्या तुमने बबूल का पेड़ देखा है? उसमें कांटे होते हैं। क्या तुमने बेर का पेड़ देखा है? बेर का, जंगली बेर का, उसमें कांटे होते हैं। क्या तुमने इसी समय बेल पत्री का पेड़ देखा है? बेल पत्री का, जिसे इंग्लिश में वुड एप्पल कहते हैं, पता नहीं क्यों लकड़ी का सेब कहा जाता है इसे, वुड एप्पल कहते हैं बेल पत्री, उसमें भी कांटे होते हैं। क्या तुमने धतूरे का पेड़ देखा है? इसमें कांटे होते हैं। मतलब जिन पेड़ों में जंगली रूप से उगते हैं और पत्तियों के साथ कांटे मिलते हैं। अब तुम बोलोगे सर कैक्टस में भी तो, बेटा कैक्टस में पत्तियां नहीं होती ना, कैक्टस सिर्फ कांटे वाला पेड़ है। मैं कह रहा हूं ऐसे पेड़ जिसमें पत्तियों के साथ कांटे होते हैं उन्हें हम कटीले वन कहते हैं। और यदि बारिश 50 सेंटीमीटर से कम होने लग जाए तो अब समझ जाना बेटा कि इस एरिया में रेगिस्तान ही बनेगा, डेजर्ट ही बनेगा, मरुस्थल ही बनेगा, मरुस्थल ही बनेगा। इतना तो पहले एक आइडिया होना चाहिए कि कितनी बारिश में कैसा पेड़ बनेगा, कितनी बारिश में कैसी वनस्पति बनेगी, इसका एक मोटा मोटा आइडिया हमारे पास होना चाहिए। एक बात और, यदि कोई डेल्टा क्षेत्र है, दल का क्षेत्र है, टाइडल क्षेत्र है, टाइडल क्या होता है बेटा? जहां ज्वार भाटा आता है, समुद्र के किनारे का क्षेत्र है। ऐसे इलाकों में एक खास प्रकार का जंगल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मैनग्रूव का जंगल, जिसे हम कहते हैं मैनग्रूव का जंगल। ये दलदल में उगने वाले पेड़ होते हैं। पिछले साल का सवाल है ये पीएससी का, इसे मैनग्रूव के जंगल कहा जाता है। और लास्ट हमारे पास बचते हैं, अलग से हम पढ़ते हैं इन्हें, इसे कहते हैं मॉन्टेन फॉरेस्ट। इन्हें कहा जाता है पर्वतीय वन, मॉन्टेन फॉरेस्ट या पर्वतीय वन। कहाँ मिलेंगे बेटा? या तो हिमालय में मिलेंगे या पश्चिमी घाट में मिलेंगे। इन्हें हम पर्वतीय वन के नाम से जानते हैं। ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया ब्रॉड, मेंस में आया हुआ है 5 बार एमपीपीएससी। भारत में वनस्पति का वर्गीकरण कर दीजिए, कराना यही वर्गीकरण, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मेंस नहीं पढ़ रहे हैं अभी, अभी पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स। उस पेज में बनाते हैं, ऐसा करते हैं ताकि एक पेज में हमारे पास पूरा मटेरियल हो। इसी पेज में बना, भारत में वनस्पति कहाँ पे कैसी होगी। मैं एक इंडिया का मैप बना रहा हूं और इस एक मैप में वैसे पीएससी तो शुष्क और आर्द्र पर्णपाती में फर्क अभी नहीं पूछता है, फिर भी मैंने आपको एक थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया है। आ जाए तो रख लीजिए, नहीं तो भारत के प्रमुख वन कौन से हैं? पतझड़ वाले पर्णपाती वन। भारत के प्रमुख वन कौन से हैं? पतझड़ वाले पर्णपाती वन।
इतना याद रखिएगा। ये हमारा भारत का मैप है, भारत का मानचित्र है। और आप सभी जानते हैं बेटा कि इंडिया में मॉनसून इस तरीके से आएगा। तो पहला मॉनसून कहाँ आता है? सर केरला में आता है। याद रखिए बेटा, जहां भी पहला मॉनसून आएगा मतलब बारिश का पहला भंडारा उस तरफ होगा और उस एरिया में बारिश बहुत ज्यादा होगी। तो देखते हैं जरा, मॉनसून इस प्रकार से भारत की ओर आया, इस प्रकार से भारत की ओर आया और केरला पश्चिमी घाट के क्षेत्र में भारी वर्षण करके गया। और यदि केरला पश्चिमी घाट के क्षेत्र में भारी वर्षण हुआ है तो इस तरफ बहुत बारिश हुई होगी, इस एरिया में भीषण वर्षण हुआ होगा, बहुत बारिश हुई होगी। और अगर इस एरिया में बहुत बारिश हुई है तो साल भर की बारिश एक साथ हो गई, हम कहेंगे इस एरिया में जो जंगल पाया जाएगा वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, इसीलिए इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से जाना जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से जाना जाएगा। अब कुछ बातें इस जंगल के बारे में जान लेते हैं। इस जंगल में किस प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे भाई साहब? पहले और देख लेते हैं कि ये वाला जंगल और कहाँ मिलेगा। तो बेटा बंगाल की खाड़ी की शाखा इस प्रकार से जाएगी और नया भंडारा कराएगी इस एरिया में। इस एरिया में नया भंडारा होगा। इसका मतलब टीचर तुमसे कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तुम्हें जो जंगल मिलेगा वो भी यही वाला जंगल होगा, सदाबहार वन ही होंगे। और एक क्षेत्र और है हमारे पास जहां ये वाला जंगल मिलता है, उसका नाम है अंडमान निकोबार के आइलैंड्स। अंडमान निकोबार के आइलैंड्स। ये प्रीलिम्स के फैक्ट हैं, याद रखिएगा। भारत में 3 जगह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पहली जगह का नाम है पश्चिमी घाट। पहला एरिया जहां ये जंगल मिलते हैं, लोकेशन बता रहा हूं मैं, पहला एरिया है वेस्टर्न घाट्स। पहला क्षेत्र जहां पर ये जंगल मिलेंगे वो है वेस्टर्न घाट्स। दूसरा क्षेत्र जहां ये जंगल मिलेंगे वो है उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और तीसरा क्षेत्र जहां ये जंगल मिलेंगे वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आइलैंड ग्रुप्स। भारत में 3 ही जगह ये जंगल मिलते हैं। स्टार लगा लीजिए बेटा, पूछा गया सवाल है भारत में सदाबहार वन कहां कहां मिलते हैं। 2 प्रजातियों के नाम याद रखिएगा, 2 प्रजातियों के जो इसमें आपको देखने को मिलेगी इस एरिया में। 2 प्रजातियों के नाम जो यहां याद रखने हैं। एक का नाम है, इंग्लिश में इसे कहते हैं महागनी, हिंदी में भी इसे महागनी ही कहा जाता है। और दूसरे का नाम इंग्लिश में है इबोनी, हिंदी में इसे कहते हैं आबनूस का पेड़। आबनूस का पेड़। और भी प्रजातियां हैं जैसे रोजवुड, गुलाब की लकड़ी तो नहीं बोलते इसे हिंदी में, इसे रोजवुड ही कहा जाता है। इस प्रकार के कुछ पेड़ हमको इस एरिया में देखने को मिलेंगे। पेपर में सवाल आएगा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में कौन से वन मिलेंगे? सदाबहार वन मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार वन का उदाहरण है? इबोनी महागनी ही ऑप्शन में आता है, टिक मार के आगे बढ़ जाना। किन क्षेत्रों में मिलेंगे? गिने चुने 3 क्षेत्र हैं हमारे पास।
पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और हमारे उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र। बेटा इन्हीं क्षेत्रों से लगा हुआ इलाका, बिल्कुल लगा हुआ, थोड़ी सी कम बारिश होगी, थोड़ी सी, और पेपर में नहीं पूछे जाने वाले हैं ये। इस एरिया में जो जंगल मिलेंगे उन्हें कहा जाता है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। मैंने बताया था आपको ये 6-8 महीने तक हरे रहेंगे, इन्हें अर्ध सदाबहार कहा जाएगा, अर्ध सदाबहार वन के नाम से जाने जाएंगे। इससे पहले जो देखे थे वो थे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और अभी जो देखे हैं ये हैं हमारे, अभी जो देख रहे हैं ये हैं हमारे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। 2 जंगल हो गए। तीसरा जंगल बनाने के लिए मैं उन एरियाज को काट के पहले ही अलग कर दूंगा जहां जंगल होगा ही नहीं। ये मैंने एक एरिया काट दिया बेटा। अब ये तुम मुझे सोच के बताओ ये एरिया कौन सा है, एक ये वाला और एक ये वाला। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये क्षेत्र कौन से हैं पीले वाले? ये तो थार का रेगिस्तान है, ये तो डेजर्ट है, ये तो मरुस्थल है, और मरुस्थल में तुमको पता होगा कैक्टस उगता है, कैक्टस, मरुस्थल में कैक्टस उगता है। और ये सेम चीज लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान है, डेजर्ट है, इस क्षेत्र में भी कुछ नहीं उगता, ये भी मरुस्थल है। तो यहां तो कुछ उगने से ही रहा, मतलब लद्दाख और राजस्थान हमारे पास 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वनस्पति नहीं उगती, या उगती भी है तो कैक्टस उगते हैं, कैक्टस उगते हैं। और हमारे पास 2 क्षेत्र हैं ऐसे जहां ये वाली परिस्थिति है। इसमें पहले एरिया का नाम है राजस्थान और दूसरे एरिया का नाम है लद्दाख। मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कौन सा एरिया रेगिस्तान रहेगा, और आपको बस उतना बताना है वहां क्या मिलेगा। अब एक बात, ये रेगिस्तान की मिट्टी का क्षेत्र है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये पूरा एरिया रेगिस्तान है, मिट्टी मिट्टी, और उसके जस्ट बाजू से एकदम घना हरा जंगल हो? पॉसिबल ही नहीं है बेटा। अगर रेगिस्तान से आ रहे हो तो रेगिस्तान से लगे हुए जंगल भी सूखे जंगल होंगे, रेगिस्तान से लगे हुए जो जंगल होंगे वो ड्राई जंगल होंगे, और ऐसे सूखे और ड्राई जंगल कांटे वाले पेड़ों को पैदा कर लेते हैं। जैसे हमारा बुंदेलखंड, मालवा का थोड़ा सा क्षेत्र, गुजरात का थोड़ा सा क्षेत्र, ऐसे इलाके कांटे वाले जंगलों को पैदा कर लेते हैं। और साथ ही साथ आपको बताया गया होगा मराठवाड़ा, विदर्भ, कर्नाटका का क्षेत्र जो हमारे पश्चिमी घाट के छाया क्षेत्र में आते हैं, आते हैं ये छाया क्षेत्र में। क्या होता है छाया क्षेत्र बेटा? बेटा पहाड़ के एक ही तरफ बारिश हो सकती है। अगर ऐसा पहाड़ है तो इधर से मॉनसून आएगा तो इस तरफ तो खूब बारिश होगी, लेकिन दूसरे साइड सूखा पड़ जाएगा। ये वो सूखा वाला इलाका है। पश्चिमी घाट में भीषण बारिश है तो सदाबहार हमेशा हरे वाले जंगल है, लेकिन पीला वाला देखो ये कांटे वाले जंगल होंगे, सूखा पानी कम है। यहां पे हमें मिलते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट, कटीले वन। कटीले वन कौन कौन से क्षेत्र में मिलते हैं? रेगिस्तान से लगे हुए क्षेत्रों में और पश्चिमी घाट के दूसरी तरफ, मतलब बीच वाले क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय भारत में। और इसकी मैंने आपको वनस्पति बताई बेटा। आपने बबूल का पेड़ देखा होगा, उसमें कांटे होते हैं। ये आया हुआ सवाल है, अभी कराते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपने बेलपत्री का पेड़ देखा होगा, उसमें कांटे होते हैं, अभी बताया मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में। आपने बेर का पेड़ देखा होगा, उसमें कांटे होते हैं। आपने धतूरे का पेड़ देखा होगा, उसमें कांटे होते हैं। लेकिन कांटों के साथ पत्तियां भी तो होती हैं।
कैक्टस थोड़ी है वो, है तो पेड़ ही, लेकिन उसमें पत्तियां और कांटे दोनों मिलेंगे आपको। अब इसके आगे चलते हैं। शिवालिक्स के नीचे, शिवालिक्स के दक्षिण में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का बालाघाट, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश की ओर आप आएंगे तो ये जो लाल रंग से आप क्षेत्र देख रहे हैं बेटा, इस एरिया में 150 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। ये जो लाल रंग से आप क्षेत्र देख रहे हो, इस एरिया में लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर अच्छी बारिश हो जाती है। आपको अभी बताया गया कि अगर किसी एरिया में 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है, इस एरिया के जंगलों को हम कहेंगे ट्रॉपिकल मॉइस्ट, मतलब आर्द्र डेसिडियस फॉरेस्ट। हिंदी में कहेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र। डेसिडियस मतलब ऐसे पेड़ जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इन्हें कहा जाएगा पर्णपाती वन। अब यहां सोचने की बात है कि इसमें कौन सी प्रजाति के पेड़ मिलेंगे। याद रखिए, पेपर में गिनती की 3-4 प्रजातियां पूछता है, मैं वही 4 प्रजातियां आपको बता रहा हूं। पहली प्रजाति है टीक। टीक का मतलब होता है सागौन। घर में हो ही नहीं सकता कि आपने ना सुना हो। मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उगता है, सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे हैं हम सागौन को लेकर एमपी में। फिर आता है हमारा साल का पेड़। साल का पेड़ ये भी बहुत महत्वपूर्ण लकड़ी है। फिर आता है शीशम। शीशम ये भी बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है। टीक, साल, शीशम, बैम्बू, बांस का पेड़। जबलपुर में अगर आप बरगी डैम की तरफ घूमने गए हैं तो चारों तरफ आपको बांस के पेड़ मिलेंगे। अगर आप जबलपुर में SFRI घूमने गए हैं, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो ये पास में ही है, चारों तरफ बांस के पेड़ है। यदि आप डुमना घूमने गए हैं बेटा, तो वहां भी चारों तरफ बांस के पेड़ आपको मिलेंगे, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति है ये उष्णकटिबंधीय। ये 4 पेड़ और इसके बाद जितने आपके आसपास दिखते हैं, मैं लिख देता हूं, पेपर में आता नहीं है फिर भी मैं बता दे रहा हूं, जितने आपको आसपास दिखें। अगर आपको अर्जुन का पेड़ दिखे, आपको अशोक का पेड़ दिखे, आपको बरगद का पेड़ दिखे, ये सभी के सभी आर्द्र पर्णपाती वन कहलाते हैं। इसके आगे चलते हैं। जितना इलाका बच रहा है उसमें एक इलाके को याद रखिए, खास प्रकार के वन है बेटा, बहुत खास प्रकार के। इमेजिन करो मैं पैदा ही बूढ़ा हुआ होता तो मेरा नाम क्या होता? सदाबहार बूढ़ा। भाई पूरा जीवन ही बूढ़ा रह गया मैं। पैदा होते ही बूढ़ा था तो नाम हो गया सदाबहार बूढ़ा। बस वैसा ही ये वाला क्षेत्र है बेटा। आपको पढ़ाया गया था उत्तर पूर्वी मानसून। यहाँ नवंबर से मार्च महीने के बीच सर्दियों में बारिश होती है। और अभी तुमसे मैंने बताया कि सर्दियों के मौसम में तो पतझड़ आता है। इसका मतलब यहाँ जैसे ही पतझड़ आने वाला रहता है वैसे ही बारिश हो जाती है। तो अगर पतझड़ के मौसम में ही बारिश हो गई तो क्या पत्ते झड़ेंगे कि नहीं झड़ेंगे? तो झड़ेंगे भाई। पानी नहीं था तो पत्ते झड़ रहे थे, अब तो पानी गिर ही गया तो पत्ते झड़ेंगे नहीं। और गर्मियों में पत्ते झड़ते नहीं हैं। इसका मतलब इस एरिया में जो जंगल पाया जाता है, ये पूरे भारत का एक खास प्रकार का जंगल है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। इस जंगल का नाम है ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। सोचने वाली बात है, सूखा भी और सदाबहार भी कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ होता है बेटा। इस जगह, इस कौन सा तट है ये? शुष्क सदाबहार वन। तट कौन सा है? तट है
कोरोमंडल तट तमिलनाडु के किनारे, कोरोमंडल तट तमिलनाडु के किनारे, पेपर में आ जाएगा किस तट पर या किस राज्य में शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। आंसर होगा कोरोमंडल तट। खत्म हो गया ये मैप, कुछ बचा नहीं है इसमें। अब देखो जितना एरिया बच रहा है, जितना एरिया तुम्हारे पास बच रहा है जम्मू कश्मीर का छोड़ के, क्योंकि वहां पर्वतीय वन पाए जाएंगे, जितना एरिया तुम्हारे पास बच रहा है जम्मू कश्मीर का छोड़ के, क्योंकि वहां पर्वतीय वन पाए जाएंगे, भर दो इसे। ये जितना तुम्हें नीले रंग से दिख रहा है सब भर दो इस प्रकार से। और ये जो जंगल तुमको नीले रंग से दिख रहा है ये भारत के प्रमुख वनों में से एक है। इसका नाम है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, हिंदी में कहते हैं शुष्क पर्णपाती वन। सूखे पर्णपाती वन, कुछ प्रमुख उदाहरण देख लेंगे, जैसे महुआ, आंवला, तेंदू, इमली, जामुन, इस टाइप के। ये जो पेड़ पाए जाते हैं इन्हें कहते हैं हम शुष्क पर्णपाती वन। पीपल इसी में आता है, लेकिन एग्जाम में शुष्क और आर्द्र का विभाजन देखने को नहीं मिलता और इसीलिए एक ही विभाजन हम पढ़ते हैं। लास्ट जो जंगल हमारे पास है, अब हम चलते हैं सीधे हिमालय। लास्ट जो जंगल हमारे पास है हम सीधे हिमालय चलेंगे और इस जंगल को भी समझते हैं कौन सा जंगल है ये हिमालय के पास वाला। देखिए इस एरिया में जो वन मिलेंगे आपको, इस एरिया में और इस एरिया में, हम इन्हें कहते हैं पर्वतीय वन, हम इन्हें कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, जो कि पर्वत में मिलते हैं। पर्वतीय वन या माउंटेन। ठंडे इलाकों के वन होंगे बेटा, पहाड़ ठंडा इलाका है। क्रिसमस ट्री देखा है, कैसा दिखता है क्रिसमस ट्री? जैसे किसी ने पेड़ के ऊपर एक कुप्पी लगा दी हो, एक कोन लगा दी हो, ऐसा दिखता है। और इसीलिए यहाँ के जंगलों को कॉनीफेरस फॉरेस्ट कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं शंकुधारी वन। ऐसे पेड़ जिनका ऊपरी हिस्सा किसी शंकु की तरह है, कोन की तरह है, क्रिसमस ट्री जैसे हैं। यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं, मैं आपके सामने 3-4 नाम ले रहा हूँ और आप बोलोगे तो बच्चों जैसे बचकाने नाम हो गए। पहला नाम है इस एरिया में जो आपको याद रखना है, वो है पाइन। दूसरा नाम है फिर। तीसरा नाम है बिर्च, जैसा मिर्च वैसा बिर्च। पाइन, फिर, बिर्च, ऐसे छोटे छोटे नाम हैं, अलग ही नाम समझ में आते हैं। ये हमारे पर्वतों में पाए जाते हैं। तो ये होते हैं पर्वतीय वन। और इस प्रकार अगर आप देखो, हमने एक ही स्लाइड के अंदर, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं इसको, एक स्लाइड के अंदर हमने भारत की पूरी वनस्पति निपटा कर रख दी। सिंगल स्लाइड। भारत में कहाँ कौन से जंगल पाए जाएंगे, कितनी बारिश में, कौन से जंगल किस प्रजाति के हैं, और आपको इस हिसाब से एक मैप बनाकर
रखना है। अब एक खास प्रकार का जंगल हमारे सामने और रहता है, वो जंगल नहीं है असल में, वो एक प्रकार की वनस्पति है। और ये पूछा गया सवाल है, इसे कहते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट। अल्पाइन वेजिटेशन कहते हैं, फॉरेस्ट नहीं, अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वनस्पति। क्या होती है ये वनस्पति? सपोज कीजिए ये एक पहाड़ है। अब इस पहाड़ में आप जमीन में नीचे की तरफ खड़े हैं, तो आपको पता है बेटा यहाँ पे सपोज करो एक्स टाइप का पेड़ मिलेगा। आप इधर खड़े हैं तो सपोज करो वाई टाइप का पेड़ मिलेगा। इस एरिया में वाई प्रजाति के पेड़ है, इस एरिया में जेड प्रजाति के पेड़ है, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान कम होता चलेगा। लेकिन बेटा एक ऊंचाई आएगी, ये ऊंचाई है 3000 मीटर। इस ऊंचाई के बाद पेड़ मिलना बंद हो जाएंगे। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अब पहाड़ में ऊपर जा रहे हो, 3000 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ मिलना बंद हो जाएंगे। 3000 मीटर्स की ऊंचाई पर पेड़ मिलना बंद हो जाएंगे। बेटा जिस लाइन पर पेड़ मिलना बंद हो जाते हैं, हम इस लाइन को कहते हैं ट्री लाइन। इस लाइन को कहा जाता है ट्री लाइन। इस लाइन को कहा जाता है ट्री लाइन। और इसके ऊपर अब पेड़ नहीं मिलेगा बेटा, अब इसके ऊपर पेड़ नहीं मिलेगा। अल्पाइन का मतलब होता है, अल्पाइन का मतलब होता है अबव ट्री लाइन। ट्री लाइन के ऊपर का क्षेत्र जहां पेड़ नहीं मिलते, तो क्या मिलता है? पेड़ नहीं है तो क्या लगता है यहाँ पे? काई, शैवाल, इंग्लिश में लाइकन और मॉसिस। क्योंकि क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पेड़ है ही नहीं। 2023 में पीएससी पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में कौन सी वनस्पति नहीं पाई जाती, तो तुम भी जानते हो बेटा 3000 मीटर तो हमारे यहाँ एमपी में कुछ है ही नहीं। सबसे ऊंचा पहाड़ है 1350 धूपगढ़, तो कहाँ अल्पाइन हमारे यहाँ पाई जाएगी? क्या कटीले वन? हाँ भिंड में मिल जाएंगे कांटे वाले। क्या पर्णपाती घर के बाजू में लगे हुए हैं? अल्पाइन अल्पाइन नहीं मिलेंगे सर, क्योंकि उतना ऊंचा तो कुछ है ही नहीं हमारे। और इसीलिए अल्पाइन वनस्पति भारत में हिमालय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इसी के साथ खत्म हो चुका है ये टॉपिक जिसका नाम है भारत में वनस्पति। देखो इसे, तब तक मैं एक पीडीएफ अपलोड करता हूं और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो पीडीएफ अभी रेडी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे रिवाइज करो। अगली क्लास स्टार्टिंग क्लास होगी और हम उसमें वनस्पति के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि हमने जितना पढ़ा है क्या उससे क्वेश्चंस पेपर में आते भी हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहिए राम अकेडमी के साथ और यूट्यूब चैनल भी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़िए, वहाँ पे भी नया नया कंटेंट, करंट अफेयर्स की चीज़ें, जो चीज़ें न्यूज़ में हैं, जैसे ईरान के साथ युद्ध है, एलपीजी सिलेंडर के दाम हैं, अभी रिसेंटली में जो राणा साहब का केस, हिस्टोरिकल पैसिव यूथनेशिया का जजमेंट, उसके ऊपर राम सर का लेक्चर, राम सर का एक शॉर्ट आया हुआ है। ये हिस्टोरिकल जजमेंट है बेटा। कई एग्जामों में इनसे क्वेश्चन आता है कि क्या भारत का आर्टिकल 21 पैसिव यूथनेशिया अलाउ करता है। अभी तक तो नहीं कर रहा था, लेकिन परसों के बाद से करने लगा है। इसीलिए जुड़िए राम अकेडमी के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म में। हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।